हेलो दर्शकों, नमस्कार। झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे हैं, जहाँ पे देखते हैं कि अनिरुद्ध जो होता है वो झनक के सर पे फूल रखता है और वो बोलता है झनक प्लीज़ तुम कैसे भी करके ठीक हो जाओ। जिससे वो झनक के हाथ का मूवमेंट देखता है और डॉक्टर से बोलता है झनक को होश आया, वो अपने हाथ का मूवमेंट करे। डॉक्टर बोलते हैं आपको कोई गलत फहमी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन सिस्टर बोलती नहीं डॉक्टर मैंने भी देखा पेशेंट जो है मूवमेंट कर रहा है। दूर से खड़ा हुआ परासर जो होता है विंडो से सब कुछ देख रहा होता है और एकदम खुश हो जाता है। वो उसको पता रहता है कि ये सब जो सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से हुआ है। जहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है प्लीज़ आप पेशेंट को देखिए डॉक्टर, क्योंकि मुझे लग रहा है झनक रिस्पॉन्ड करे, देखिए देखिए। तभी सब लोग वापस से देखते हैं कि झनक फिर से रिस्पॉन्ड करती है। डॉक्टर बोलते ठीक है एक काम करिए आप लोग बाहर जाइए, मैं देखती हूँ। तभी परासर भी अंदर आ जाता है। डॉक्टर बोलती है ये सब क्या लगा रखा, मैं इनको बाहर भेज रही हूँ तब से आप अंदर आ जा रहे हैं। मैंने बोला ना आप लोगों को बाहर जाइए, वेट करिए, मैं देखती हूँ पेशेंट की कंडीशन क्या है और जैसे भी रहती है मैं बताती हूँ, लेकिन आप लोग पहले यहाँ से जाइए। उसके बाद अनिरुद्ध जो होता है वो फूल जो होता है वो झनक के बालों के पास लगा के वहाँ से चला जाता है और फिर दोनों लोग बाहर डिस्कस कर रहे थे। परासर बोलता है शहरी बाबू थैंक यू, ये जो नूतन को होश आया ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आया है, क्योंकि तुमने इतनी शिद्दत से पूजा की थी, इसीलिए अगर तुम ऐसे नहीं करते तो ये सब नहीं होता, तुम्हारे बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। अनिरुद्ध बोलता है सब मैंने जो किया झनक के लिए किया, मैं और झनक अलग कभी नहीं थे, वो मेरी आत्मा और मैं उसकी बॉडी हूँ, बस इतना ही मैं, इसलिए मैं उसको अलग मानता ही नहीं हूँ। तभी परासर बोलता है कि बहुत प्यार करते हो लगता है तुम नूतन से। अनिरुद्ध बोलता है अपनी जान से भी ज़्यादा, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। उसके बाद परासर वहाँ से 2 मिनट के लिए हट जाता है। जब अनिरुद्ध जो होता है वो जाता है और झनक से मिलने के लिए, वो जैसे वो झनक को जो होता है उसके सर पे हाथ चलाता है और बोलता है झनक। तभी झनक की ज्योति आंखें खुलती है। झनक जैसे अनिरुद्ध को अपने सामने दिखती है वो एकदम से आश्चर्य हो जाती है और वह सौ सवाल करने लगती है। वो बोलती है कि आप यहाँ पे कैसे आए सर जी, आपको किसने बुलाया है, मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में थी, आप कैसे यहाँ पे आ पहुँचे। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि बस झनक में आ गया, इतना सवाल मत पूछो, क्यों मैं आ नहीं सकता, मैं घर से आया हूँ। तभी झनक बोलती है लेकिन आपको इन्फॉर्म किसने किया। अनिरुद्ध बोलता है मुझे मिमी ने बताया था, मिमी गाँव में गई थी जहाँ पे पता चला कि तुमको किसी लोगों ने जहर दे दिया है, और जब भी मिमी ने मुझे इन्फॉर्म किया तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं चला आया। झनक मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, हमेशा तुमको हर चीज़ के लिए ब्लेम करता रहा, लेकिन सच तो ये है कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती रही, मुझे बचाती रही, और आज जब तुम्हारी जान तुम्हारी खतरे में थी तब मुझे समझ में आया कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता झनक तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं तो जी भी नहीं पाता। झनक प्लीज़ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मुझे तुम्हें अपने साथ लेके जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ईशानी की भी हालत एकदम ओके दिखाई देती है, जहाँ पे नर्स जो थी सब कुछ उसका ICG वगैरह चेक करके बाहर निकल रहे थे, जहाँ पे उसके मॉम डैड आते हैं और बोलते हैं नर्स को आप बाहर जाइए, मुझे अपनी बेटी से कुछ बात करनी है। लेकिन ईशानी काफ़ी सैड रहती। तभी उसकी माँ जाती है अंबिका और बोलती है कि बेटा तुमने क्यों किया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेली हो। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता है बेटा तुम ये क्या कर लिया, अगर तुम्हें पता है तुम अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। जो हमने इतने साल से मेमोरीज़ बनाए हैं बचपन के अब तक के बड़े होने के बाद, तो एक सिर्फ एक हादसे की वजह से वो सारी मेमोरीज़ तुम चाहती हो हम मिटा दें। तभी ईशानी बोलती गलत क्या ही है, एक हादसा सारी मेमोरीज़ पे भारी पड़ता है, अच्छा होता है कि मैं मर गई होती। वैसे भी आपको और माँ को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, और आप और माँ ने भी तो मुझे नहीं समझा, आपको लगता है कि मैं गलत हुआ है। जब मैं बोल रही हूँ उस लड़के ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, उस जीत ने सिर्फ मेरा हाथ ज़बरदस्ती पकड़ के मंदिर में शादी करना चाहता था, मुझे नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने भी मेरी बात पे यकीन नहीं किया, न्यूज़ वालों ने तो नहीं किया, एटलीस्ट आप लोग को तो यकीन करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग को लगता रहा है कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ, और क्या कर लेंगे। और मेरी ज़िंदगी अब कितना ही तबाह तो हो चुकी, हर समाज वाले जिसे देखो मुझे ब्लेम करे, जो कि मेरी गलती है ही नहीं, और मैं कहाँ ही जाऊँ, मेरे लिए कोई क्या ही स्टैंड लेगा, बस सब मुझे लगता है कि मुझे जीना नहीं चाहिए। तभी अंबिका बोलते हैं कि देखो बेटा जो तुम्हारे साथ हो मुझे पता है, लड़की होना ही अपने आप में एक अपराध है, क्योंकि लड़कियों को समाज जीने नहीं देता, और तुम्हारे पापा और हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि तो तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से करा देते हैं, जहाँ से तुम अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दोगी। तभी यहाँ पे ईशानी शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लालून जो होता है वो अप्पू का फोटो देख रहा होता है और अप्पू के साथ बिताया गया हर लम्हा याद कर रहा था, वो याद कर रहा था कि अप्पू के सारे गाने को। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि अंजना और जो बबलू पहुँचते हैं, और उनको देखते लालून खड़ा होता है। तभी यहाँ पे अंजना बोलती है कि हम चले आए तुम्हें देखने के लिए, और अप्पू के भी पास चले आए अप्पू को देखने, क्योंकि ऐसा फील होता है जैसे अप्पू अभी भी इस घर में है, और हमें लगता है कि अप्पू अगर हम मिलने आए तो अप्पू से जरूर मिलेंगे, क्योंकि उस घर से ज़्यादा तो अप्पू ने इस घर में पल बिताया। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि नूतन यानी लालून की माँ आ जाती है, जहाँ पे लालून की माँ बोलती है भाई मैं क्या बताऊँ, जब से अप्पू गई है ये लालून भी अपना ख्याल नहीं रख रहा है, समझो उसके गाने ही दिन रात सुनता रहता है, इसने गाना गाना भी छोड़ दिया, काम पे जाना छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, अब तो मेरा घर घर जैसा नहीं रहा। तभी यहाँ पे
अनिरुद्ध जो होता है वो झनक का हाथ लेके कहता है, झनक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरे साथ चलो। अब हमें पता चला कि हमें एक ही ज़िंदगी मिली और मुझे तुम्हारे साथ बितानी है। झनक बोलती, सर जी ये सब आप क्या बोल रहे हैं, और प्लीज़ मुझे ऐसे मत छूइए, अभी मेरी शादी हो चुकी है और बहुत चीज़ें अलग हो चुकी है, आपकी भी शादी हो चुकी है, मेरी भी, सब कुछ सेम नहीं रहा, तो आप क्यों ये सब कर रहे हैं। तभी अनिरुद्ध बोलता है, झनक देखो प्लीज़, मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे लिए भी शादी कॉम्प्रोमाइज़ है कहीं ना कहीं, जैसे मेरे लिए है, लेकिन प्लीज़ अगर तुम चलोगी तो मैं अर्शी से बात करूँगा और हम अपना लाइफ सॉर्ट कर लेंगे। तभी झनक बोलती, सर जी बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ ईशानी बोलती, माँ शादी शादी करके क्या, और क्या गारंटी कि वो लड़का कभी मेरे पास्ट को लेकर सवाल नहीं उठाएगा। मुझे शादी नहीं करनी है, आप लोग मत मेरा करिए, मैं रह लूँगी, कहीं भी रह लूँगी, आप लोग अपने साथ रहे। वैसे भी अदिति और आरो का फ्यूचर ना ख़राब हो, क्योंकि माँ वैसे भी आपके 2 बच्चे और हैं और आपको उन दोनों बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। मेरा जो होगा सो होगा, मैं देख लूँगी, लेकिन आपके दोनों बच्चों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तभी अंबिका बोलती, देख बेटा, मैं और पापा जिस फेज से गुजरे हैं वो गलत नहीं है, हम भी समाज के प्रेशर में, हम कभी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे, कभी तैयार ही नहीं थे, जो ज़िंदगी ने हमें तमाचा दिया। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि तू मेरी बच्ची नहीं है, तेरे साथ कुछ और गलत हो जाए, और अगर ऐसा होता भी तो मैं तेरा साथ देती। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक बोलती है, आपको जो कहना है कहिए, जो करना है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं लौट सकती। सर जी पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है, अब मेरे में और हिम्मत नहीं अपनी इंसल्ट कराने के लिए और जगह जाने के लिए। तभी यहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है कि प्लीज़ झनक तो मेरे साथ चलो, हमारी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ अपनी बची खुची ज़िंदगी, और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा वहाँ पर। जब पराशर आ जाता है और बोलता है कि नूतन, मुझे लगता है कि तुमको सहरी बाबू के साथ चले जाना चाहिए। वैसे सहरी बाबू, एक बात हम तुमको बता ही देते हैं जो आज तक किसी को नहीं बताए हैं, हमारे और नूतन की शादी कभी हुई ही नहीं थी। तभी सुनकर अनिरुद्ध शौक हो जाता है, वो बोलता है क्या, झनक बोलती कि पराशर ये आप क्या बोलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे बबलू जो होता है वो लालू को समझाता है, देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया, हमें पता है कि अप्पू की यादें हैं हमारे साथ, लेकिन तुम उसको इस तरह से बैठे नहीं रहो, क्योंकि अप्पू दूर से भी देख रही होगी अगर तुमको और तुम्हारी माँ को ऐसी हालत में, तो उसको बहुत बुरा लगता होगा। वो क्या सोचती होगी कि उसके जाने के बाद तुम लोग कैसे होगे और तुम लोग आगे बढ़ोगे, उसको देख के अच्छा लगेगा, और वो यही चाह रहे। तभी नूतन बोलती है, लालन की माँ बोलती है, यही तो मैं इसको भी समझाती हूँ कि अप्पू हमेशा हंसमुख रही है, उसको हंसती खेलती चीज़ें पसंद आई हैं, वो हमेशा घर को भी रौनक से भरती, लेकिन लालून है कि मेरी बात ही नहीं सुनता है। तभी यहाँ पे अंजना कहते हैं, मुझे पता है इतना आसान नहीं है सब कुछ, क्योंकि हम, मेरी बेटी है, मुझे भी याद आती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अभी जो है सो है, लेकिन इस तरह से ज़िंदगी को तो रोक नहीं सकते ना हम। दूसरी तरफ यहाँ पे सारा सच बताता है, 5 साल पहले तुम्हारी बीवी हमारे पास आई थी, उसके बाद एक बच्ची को लेके, तभी हमारे गांव में से रहने का इजाज़त नहीं है। उसके बाद हमने सोचा कि नूतन की बदनामी ना हो, तो उसको हमने अपनी बीवी का दर्जा दे दिया और उस बच्ची को अपना बच्ची कह दिया, तो गाँव वालों ने वही मान लिया, और तब से लेके अब तक की ज़िंदगी हम वही जी रहे, झूठे पति पत्नी की, जो कि है नहीं। उसके बाद फिर तुम ही आते हो, और जब तुम आते हो तो सब कुछ बदल जाता है, और नूतन अपनी बच्ची तुमको दे देती है, और फिर हमें गाँव वालों के सामने सच्चाई बनना पड़ता है। तभी झनक बोलती है, ये सब आप क्या कह रहे हैं। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, वैसे भी गांव के पास एक मंदिर है, काफ़ी मान्यता, मैं तो बोलता हूँ तुम नूतन से जाके शादी कर लो, तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो क्यों नहीं। मैं नूतन से शादी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है उसके दिल में आप हमेशा हो शहरी बाबू, तो मैं उससे शादी करूँ, मुझे क्या ही मिल सकता है। बेहतर होगा कि आप लोग शादी करके अपना खुशी अपन जीवन जियो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। झनक बोलती, बस करिए, आप लोग डिसीजन नहीं लेंगे मेरे लाइफ का क्या करना है क्या नहीं। और पराशर, अगर आपको मुझसे दूर ही भेजना था तो आप बोल देते, इसके लिए इतना बड़ा बहाना करने की क्या ज़रूरत थी। तभी पराशर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है नूतन, इतने साल रखा है, इसमें बहाने की क्या बात है, तुम्हें भी अच्छे से पता है, और बुआ के साथ तो तुम अब उस घर में रह नहीं सकते, दूसरा घर का हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो तुम्हें किस बेसिस पे गाँव पे लेके जाए। अगर तुम इस शहरी बाबू के साथ रहोगी तो तुमको सब कुछ मिलेगा। वैसे भी गांव तुम्हारे लिए नहीं बनाया, तुम बचपन से लेकर अब तक शहर में रही हो, पली बड़ी हो, और शहरी बाबू तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, और मैंने देखा है इनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार है, सब कुछ है, और तुम्हें कोई कमी नहीं होने देंगे। और कुछ जो भी गलत फहमी थी अब तो उनकी वो भी दूर हो चुकी है कि नहीं। और वैसे भी शहरी बाबू जाके अपनी पत्नी यानी तुम्हारी जो बहन है उनसे बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप दोनों को साथ में रहना चाहिए। वैसे तो नूतन ऐसी है कि मैं भी उसको पसंद करता हूँ, हमें भी उससे प्रेम है, लेकिन प्रेम जो है जो वो ज़बरदस्ती से नहीं हो सकता, हमें पता है उसके दिल में आप हमेशा से हो, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ईशानी कहती है कि अब मुझे अगर अच्छा लगता, माँ अगर आप मुझे बोलती कि कॉलेज में जाके आप टीचर से बोलेंगे मेरी पढ़ाई के लिए, तभी उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा मैं जाऊँगा तो मैं तो सबसे लड़ूंगा, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूंगा, मैं एक नहीं 10 कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है, इन सब का टाइम नहीं है पापा, हम मिडिल क्लास है, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है, हमें दूसरा भी काम है, हमें दूसरा भी देखना है। आदित्य आरो
की पढ़ाई भी, आप मुझ पे सारा पैसा खर्च कर देंगे तो उनके फ्यूचर के लिए क्या बचेगा। आप प्लीज़ मेरी चिंता मत करिए, मेरी लाइफ तो वैसे भी बर्बाद हो गई। कहा मुझे IPS ऑफिसर बनना था, दूसरों को न्याय दिलाना था, मैं तो खुद को भी न्याय नहीं दिला पाई, खुद की ही बोलती बंद हो गई, खुद के साथ इतना शोषण हो गया कि अब मैं सोच ही नहीं सकती मेरे साथ मैं क्या ही करूँगी किसी और के लिए। बेहतर ही होगा कि आप अदिति और आरव के लिए सोचिए पापा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मेरी लाइफ में बचाए क्या, मेरी लाइफ समझो बर्बादी हो गई है। अब यहाँ पे अभिजीत बोलता है, देखो बेटा, जो तुम्हारी माँ ने या मैंने बोला उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारा कभी भी इंटेंशन ऐसा नहीं था तुम्हें तकलीफ़ हो। ईशानी बोलती, मुझे सब पता है, पर मैं भी, मेरी इसमें क्या गलती थी, क्या मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी मेरे साथ हादसा हो। लेकिन जब मैं आप लोग को बोल रही थी तो आप लोगों ने किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया। अब मेरा बचना ना बचना सब कुछ एक बराबर है। बाबा बेहतर यही होगा कि आप मुझे दूर भेज दीजिए, मैं किसी हॉस्टल वगैरह में रह लूँगी कैसे भी करके, और आप और माँ और अदिति आरो एक साथ रहे। मैं नहीं चाहती कि और समाज का प्रेशर पड़े और आप लोगों का रहना और मुश्किल हो जाए। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता, देख बेटा, ऐसे मत कर, तू मेरी बच्ची है, तू सब मेरी प्यारी बच्ची, और मुझे तुझसे अभी भी उम्मीद है। मैं चाहता हूँ तू कुछ बड़ा कर, और देख समाज वालों का क्या, आज बातें कर रहे हैं कल भूल जाएंगे, लेकिन तुझे ऐसे हिम्मत नहीं हारनी। तभी ईशानी बोलती, क्यों, कैसे नहीं हारूँ, सब लोग वही सवाल करते, देखो यही लड़के वो लड़की। पापा मेरे दोस्त भी मुझसे कोई नहीं बात करता है, मैं कहाँ जाऊँ, अगर आप लड़ झगड़ के मुझे वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन दिला दे तो भी मेरे साथ कोई नहीं बैठेगा। बेहतर ये होगा कि मुझे चुप हो जाना चाहिए। माँ सही कहती थी कि अपने जितना पैर हो और जितना बड़ी चादर उतना पैर पसारना चाहिए। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है कि अरे आप चलिए, अपू के काम करी फ़ोटो पे फूल चढ़ाने के लिए लाए ना, चढ़ा दीजिए। तभी यहाँ पे बबलू कहता है, ये लो रजनीगंधा का फूल, जो कि अपू का हमेशा पसंदीदा रहा है। एक काम करो अपू की माँ, ये फूल चढ़ा दो। लेकिन अपू की माँ का जो होता है दिल बैठा जा रहा होता है, क्योंकि वो जैसे ही अपू के तस्वीर पे फूल चढ़ा देखती है उसके हाथ कांपने लगता है और वो फूल जो थी रख देती है, और रोने रोने जैसा मुंह बन जाता है उसका, और रोने भी लगती है। तभी यहाँ पे बबलू संभालता है और वो बोलता है, अंजना इस तरह से मत रो, अभी तुम सोचो, अभी तुम समझा रही थी ना लाल उनको, बताओ उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। लाल और उसकी माँ को कि आगे बढ़ना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, और तुम यहीं पे ही फूल चढ़ाते चढ़ाते रो रही हो। तभी यहाँ पे बबलू बोलता है, ऐसे नहीं चलेगा अंजना, हमें हिम्मत हारनी नहीं है। तुम्हें पता है वैसे भी अप्पू नहीं चाहती थी कभी भी हम दुखी हो, तो हम क्यों दुखी हो। तभी अंजना बोलती है, आपको क्या लगता है कि मैं जानबूझकर रो रही हूँ, और क्या मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देखती, आप क्यों रो रहे हो। मैंने देखा है, मैं ही नहीं, आप और अनी कैसे रोते रहते हो एक दूसरे से, आंसू कैसे छिपा छिपा के अप्पू को याद करके रोते हो। मैं तो खुले में रो रही हूँ, मेरी क्या गलती है। आप तो आंसू भी नहीं बहा सकते, अपनी बेटी का तस्वीर सामने हम आंसू भी ना बहाएं। कैसे माँ बाप है ना जो हम अपनी बेटी को पहली बार उसकी तस्वीर पे हम फूल माला चढ़ा रहे हैं। तभी वहाँ पे काजोल आती है और नूतन ज्योति यानी लालून की माँ वो इशारा करती कि ठीक है तुम भी लेके जाओ, और वह अप्पू को वह फूल माला चढ़ा दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजना जो थी वह बबलू यानी अपने पति से बात कर रही होती है, जहाँ पे बोलती है कि अब मुझसे और भी नहीं होता, ऐसा लगता है कि जैसे अप्पू गई ही नहीं, यहाँ आसपास है, मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कहेगी, माँ माँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है। तभी झनक बोल देती कि सर जी तब की बात और थी, मुझे आपके साथ कोलकाता नहीं आना है, वेस्ट बंगाल नहीं जाना है, ये बात आप समझ लीजिए। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कि क्यों नहीं जाना है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, अगर जाओगी तो अच्छा ही तो लगेगा ना। तभी यहाँ पे झनक बोलती, नहीं मेरा गाँव ही मेरी लाइफ है और मैं यही रहूँगी, चाहे जैसे करके रहूँगी, आपको किसी को कहने की नहीं ज़रूरत है कि वो मेरे साथ चले। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि पराशर देखो, झनक तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ सफाई नहीं मांग रहा हूँ, मुझे तुम्हारी हमेशा मैंने बात सुनी, अब मैं अपने मन का करूँगा। पराशर में कुछ दिन के लिए जाके मुझे सब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा शहर में, और जैसे ही अरेंजमेंट हो जाएगा मैं झनक को यहाँ से लेके जाऊँगा। और दूसरी बात, जो मैंने स्कूल बनाने की बात कही थी मैं बिल्कुल भी भूला नहीं हूँ, तो स्कूल तो बनेगा ही, और सारे बच्चों की शिक्षा के लिए। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, तो बहुत अच्छी बात कही है आपने, वैसे मैंने दलिया मंगाया हुआ है, अगर खाना हो तो शहरी बाबू अब खा सकते हैं, गाँव से बना बट शुद्ध है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगा। आगे एपिसोड पे बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।